वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी टीम के द्वारा समय समय पर हमारे न्यू बैच निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी से संबंधित जो हमारा अब नया बैच बैठ रहा है, ये बैठ रहा है एलटी कमीशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी एलटी कमीशन से जुड़ी हुई है, जो आप जुड़ना चाहते हैं बैच से, तो यहाँ पर देखिए पैम्पलेट आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आप इसको पॉज कर भी इसकी सारी डिटेल ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8219312129, इस पर व्हाट्सएप करिए। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की इसकी जानकारी तो होगी कि जैसे कि जो टीजीटी कमीशन के फॉर्म जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। ठीक है, उसके पश्चात आपको एलटी टेट के एलटी कमीशन के भी फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बांग्ला साहित्य का। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका से। अगला प्रश्न है, रामरतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मुंशी इंशा उल्ला खां को। इनकी कहानी को रामरतन भटनागर ने हिंदी की पहली कहानी माना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इंदुमती। दोस्तों, इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज़्यादा ध्यान देते थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नाटक और निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है माधव प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी कौन सी है? तो दोस्तों, गुलाब और चमेली का किस्सा और वीर सिंह वृत्तांत, ये दोनों शिव प्रसाद सितारे हिंद की अनुदित कहानियाँ हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं दोस्तों इसका टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ को डालता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, राय कृष्ण दास की कहानियों का मूल विषय किस पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भावुकता और आदर्शवाद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से अनुदित कहानी का चयन कीजिए। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से अनुदित कहानी का चयन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित सभी कहानियाँ अनुदित कहानियाँ हैं, जैसे कि बुद्ध फूलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृत्तांत, ये सभी कहानी अनुदित है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है? तो दोस्तों, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय मनोरंजन है। दोस्तों, दुलाई वाली कहानी को बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी पहनावे पर दुलाई वाली कहानी पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पर आधारित है। तो दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है। और दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी को माधवराव सुप्रे के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? तो दोस्तों हिंदी साहित्य में सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, काइयापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय वस्तु है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति पर जबरदस्त व्यंग्य किया है? तो इसका सही जवाब है नशा कहानी में। अगला प्रश्न है, चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है घास वाली। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गल्प मंजरी। बाकी सभी कहानी प्रसाद जी की कहानियाँ संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम तानसेन राम रसियावालम नहीं रसियावालम हो गया कहानी पर किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंगला शैली का प्रभाव इस पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी मधुलिका। अगला प्रश्न है, जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है, प्रसाद ने किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंजारा। इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, देवव्रत कहानी में कहानीकार ने किस यथार्थ चित्रण किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवव्रत कहानी में कहानीकार ने बौद्ध धर्म और विकृत वज्रयानी धर्म का विकृत चित्रण किया गया है, अर्थात यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसके मनोव्यथा और किसकी धूर्तता का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवदासी और पंडित पुजारियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा सुदर्शन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतर है? तो इसका सही जवाब होगा सेलिस्मा बेगम का। अगला प्रश्न है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वालादत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कथानक प्रधान। अगला प्रश्न है, कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है, तो इसका सही जवाब है राय कृष्ण दास की कहानियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खुदा के सामने और दोजख की आग। ये दोनों कहानियों में भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? तो दोस्तों राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों, इन सभी पे उग्र जी ने
विद्रोह व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के कहानीकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा चंडी प्रसाद हरिदेश। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों ईदगाह कहानी में गरीबी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो। ईदगाह कहानी में कथन किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो इसका सही जवाब है पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस और उसकी अराजकता का। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है देश प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल कहानी में अनमोल रत्न माना गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून के आखिरी कतरे को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है? तो दोस्तों आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है और इसमें प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मणिभद्र ने किसे बंदी बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा को और बुद्धगुप्त को, दोनों को बंदी बनाया था। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भाव प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक की प्रेरणा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा पाठक को आकाशदीप कहानी से मिलती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा ना करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना को जगाना, ये सभी आकाशदीप कहानी के उद्देश्य हैं। प्रतिवादी कथाकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यशपाल। यशपाल जी प्रतिवादी कथाकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल द्वारा सन 1934 से 1938 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियाँ किस संग्रह में संकलित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पिंजरे की उड़ान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद जी। बाकी अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, ये सभी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं आता? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जैनेन्द्र। बाकी अमृत राय, यशपाल, ममथनाथ गुप्त, ये सभी प्रगतिवादी परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यशपाल। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह वातायन, फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जैनेन्द्र द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल किस में प्रकाशित हुई थी, अर्थात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विशाल भारत में। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस पर बल दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है इलाचंद्र जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जिनेंद्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक आध्यात्म के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नीलम देश की राजकन्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, ये सभी, जाह्नवी, फांसी, दो चिड़िया। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी किस कहानी के माध्यम से दर्शाई गई है? तो दोस्तों का सही जवाब है फांसी कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, जिनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बालक। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में बालक है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समाज की गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना है। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों गैंगरी कहानी में मालती के संदर्भ में मालती कहानी की गौण पात्र है, यह संदर्भ गलत है। इस कहानी में मालती मुख्य पात्र है। बाकी सत्य कथन देखते हैं। वह यंत्रवत जीवन जीती है, बिल्कुल सही है। उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कड़ी चुनौती या संघर्ष नहीं है, बिल्कुल सही। उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मालती के जीवन की जड़ता को। दोस्तों गैंगरी कहानी का अन्य नाम रोज़ भी है और इसे अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी की विषय वस्तु का आधार है? तो दोस्तों इसका जवाब है नारी की यंत्रवत जीवन यापन करना। अगला प्रश्न है, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा से। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो इसका सही जवाब है भैरव प्रसाद गुप्त की। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो दोस्तों समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका नामक पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी का पात्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा सेवाराम। लालमोहर, पलटदास, लहसनवा ये सभी तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? तो दोस्तों तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय प्रेम है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन सी कसम नहीं खाई थी?
तो दोस्तों तीसरी कसम कहानी में हीरामन के द्वारा जो 3 कस्में खाई गई थी वो इस प्रकार से है। चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, कंपनी की औरत की लादनी नहीं करेगा, बांस की लादनी नहीं ढोएगा, और जो कसम नहीं खाई थी वो है दोस्तों को उधार नहीं देगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में असत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा और सारगर्भित है। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है। तो इसका सही जवाब है बिरजू की माँ। लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री बिरजू की माँ है। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ के क्रोध का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिरजू के पिता का गाड़ी को देर से लाना। इसी कारण कहानी में बिरजू की माँ अत्यधिक क्रोधित होती है और अपने बच्चों की पिटाई करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का है? तो दोस्तों जंगी की पुतुहू, चंपिया, मखनी बुआ, ये सभी पात्र लाल पान की बेगम के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्यवर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी में सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं में से जूझ रहा है? तो इसका सही जवाब है श्यामनाथ। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ का स्वयं को विदेशी चीफ के सामने आधुनिक या सुसंस्कृत दिखाने का कारण है? तो इसका सही जवाब है प्रमोशन के लिए श्यामनाथ ये सब करता है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो दोस्तों लालची प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कथन इस प्रकार से हैं, श्यामनाथ की चारित्रिक विशेषता झूठी संपन्ना के प्रदर्शन की है। अगला है, माँ ने अपने सारे जेवर श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बेच दिए। अगला है, माँ ने बेटे से हरिद्वार जाने की इच्छा व्यक्त की। अगला है, चीफ ने श्यामनाथ की माँ का अनादर किया। तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर चीफ ने श्यामनाथ की माँ का अनादर नहीं किया था, बल्कि रिस्पेक्ट की थी। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी डैश परिदृश्य पर लिखी गई है? तो दोस्तों भारत के विभाजन पर लिखी गई कहानी है अमृतसर आ गया, और ये भीष्म साहनी जी की कहानी। अगला प्रश्न है, विभाजन के दौरान हुए दंगों का किस वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गरीब शोषित वर्ग पर। विभाजन के दौरान गरीब शोषित वर्गों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में वजीराबाद किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुस्लिम बहुल इलाके का और सांप्रदायिक सोच का। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी का पात्र नहीं है? तो इसका सही जवाब है कृष्णपाल। लक्ष्मण, राम सिंह और गोसाई ये कोसी के घटवार नामक कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों कोसी का घटवार कहानी का विषय वस्तु प्रेम है। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषता है? वह सहनशील और सहृदय नारी है। सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषता है कि वह सहनशील और सहृदय नारी है। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? तो दोस्तों सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय विभाजन है। दोस्तों सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा शोभती जी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
कथन यहाँ पर ये होगा, ये कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है। ये कथन सही नहीं है। जो कथन सही हैं वो इस प्रकार से हैं। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन हुआ है। कहानी में लोगों की स्वार्थपरक नीति और हृदयहीनता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये व्यंग्य पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है। जो इसमें सही कथन हैं वो इस प्रकार से है, इस कहानी में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का वर्णन किया गया है। ये सही है। ये फैंटेसी शैली पर लिखी गई कहानी है। यह भी सही है। इस कहानी में आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी गई है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी चित्रण करती है। तो दोस्तों पिता कहानी क्या चित्रण करती है? तो इसका सही जवाब है, पुरानी व नई पीढ़ी की मानसिकता के बदलाव का चित्रण करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर विचार और व्यवहार का है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।